कहानी सोल के एक बस स्टॉप पर शुरू होती है। ठीक भीड़-भाड़ वाले समय में मेन कैरेक्टर डिलन अपने डायरेक्टर से फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा कि जैसे ही बस आएगी, वह जल्द से जल्द मीटिंग प्लेस पर पहुंचने की कोशिश करेगा। डायरेक्टर ने जवाब दिया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसलिए वह कोई बेवकूफी भरी गलती नहीं कर सकता। डायलन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो टाइम पर पहुंच जाएगा तभी। उसके पैरों तले जमीन हिलने लगी, मानो कोई तेज भूकंप आ गया हो। अचानक उसने स्पेस में एक ब्लैक होल देखा। उसके ठीक सामने डायलन दूसरे लोगों की तरह डर के मारे उस ब्लैक होल में घूर रहा था। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर का एक पूरा झुंड क्रैक से बाहर निकल आया। वे गोबलिन जैसे दिख रहे थे। उनकी स्किन ग्रीन और आइज रेड थी। आसपास के लोग तुरंत इधर उधर भागने लगे, चिल्लाते हुए कि यह एक आउटब्रेक है। डायलन जानता था कि यह आउटब्रेक एक ऐसी घटना थी जिसमें मॉन्स्टर दूसरे डायमेंशन से ह्यूमन डायमेंशन में आ सकते। ये डायमेंशनल क्रैक दूसरे डायमेंशन को ह्यूमन डायमेंशन से जोड़ता है। उसी समय लोगों ने कोशिश की जितनी जल्दी हो सके दौड़कर यह खबर देने के लिए कि प्रकोप शुरू हो गया। मेन कैरेक्टर समझ गया कि उसे भी जल्द से जल्द यहां से भागना पड़ेगा। हालांकि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। एक छोटी बच्ची रोड पर पेट के बल गिरी हुई रो रही थी और अपनी मां को मदद के लिए बुला रही थी। डिलन तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे रोना बंद करने को कहा और उसका हाथ थामने को कहा। लड़की ने उस लड़के के चारों ओर अपने हाथ और पैर लपेट ली। लेकिन जब मेन कैरेक्टर ने ऊपर देखा तो उसे मॉन्स्टर का एक ग्रुप दिखाई दिया जो डिलन और छोटी बच्ची को मारने के लिए तैयार थे। फिर डिलन ने अपनी आने वाली मौत के लिए खुद को तैयार किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तनाव में आ गया। लेकिन जब उसने खून के छींटों की आवाज सुनाई दी तो उसे एहसास हुआ कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। जब वो और छोटी लड़की ने अपनी आंखों को खोला तो उन्होंने किसी की आवाज सुनाई दी जो पूछ रही थी कि क्या वे ठीक है। मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि वे लोग जो डायमेंशनल मॉन्स्टर को मारते हैं, वे लोग उनकी मदद के लिए आ गए हैं। डियस द्वारा चुने गए लोगों को अवेकनर कहा जाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था और एक लाल बालों वाली लड़की। उसने कहा कि अब उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिलन खुशी से फूला नहीं समा रहा था, यह जानकर कि वह मौत से बच गया है। वह जल्द ही काम पर पहुंच गया और डायरेक्टर ने गुस्से से चिल्लाकर उसका स्वागत किया। उसने उसे वार्निंग दी कि यह मीटिंग बहुत जरूरी थी और डिलन उस मीटिंग में शामिल हुए बिना ही ऑफिस लौट आया। उसने कहा कि अगर उसके आसपास कोई आउटब्रेक हुआ था तो उसे तुरंत मीटिंग पॉइंट पर भागना था। नायक के साथी उसकी पीठ पीछे फुसफुसाने लगे कि उसके अनुसार वह काम के सिलसिले में जा रहा था और गेट उसके ठीक सामने सड़क पर दिखाई दिया। उसी समय डायरेक्टर ने मेन कैरेक्टर की ओर एक बैग फेंका, यह कहते हुए कि यह उसका आखिरी मौका है। डायरेक्टर ने कहा कि अगर डिलन ने शाम तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कराया तो वे उसे जरूर निकाल देगा। डिलन जल्द ही अपने साथ में काम करने वाले से साथ हुई घटना पर चर्चा करने के लिए बाहर गया। डिलन ने कहा कि वे ये काम नहीं करना चाहता, फिर भी डायरेक्टर ने उसे यही करने को कहा है। डिलन ने यह भी कहा कि वह भी अवेकेंड होना चाहता है और ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथी ने उसे इस बारे में सोचना बंद करने की सलाह दी। लेकिन डिलन ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि अगर वह अपने फेवरेट गेम के अवेकन मेज जैसा बन सके तो कितना अच्छा होगा। उसने कहा कि यही एकमात्र चीज है जिस पर वह पूरी तरह से डिपेंड हो सकता है। हालांकि उसका साथी कहता है कि वह बकवास करना बंद करे और उसकी बस आ गई है। फिर डायलन जाते हुए अपने साथी से अलविदा लिया और कहा कि वे कल फिर मिलेंगे। साथी ने गुड लक विश किया कि इस बार उसे जरूर कामयाबी मिलेगी। जब वह सही जगह पहुंचा तो शाम के 6 बज चुके थे। डिलन थोड़ा दुखी था कि उसे इस घटिया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए इतनी दूर आना पड़ा। उसे यकीन था कि बेवकूफ डायरेक्टर उसे दोबारा मौका नहीं देगा, इसलिए उसने ठान लिया था
कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा के ही रहेगा। हालांकि अचानक उसे लगा कि उसके पैरों तले जमीन फिर से कांप उठी। डिलन घबरा गया, क्योंकि उस दिन यह दूसरी बार था जब भूकंप ने उसे अचानक घेर लिया था। उसी समय किसी ने दूर से उसे पुकारा और अपने पास बुलाया। डिलन तुरंत उस अजनबी की ओर दौड़ा, क्योंकि उसके पीछे क्रैक से मॉन्स्टर निकलने लगे थे। वे डिलन को पकड़ने के इरादे से उसके पीछे दौड़े। उसी समय एक मॉन्स्टर ने डिलन का बैग छीन लिया, जिसमें वही कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि मेन कैरेक्टर इतने किलोमीटर ट्रैवल करके जो हासिल किया था, उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने एक मॉन्स्टर को मुक्का मारा जो उसका बैग छीनना चाहता था, लेकिन उसी समय एक और मॉन्स्टर हाथों में हथियार लिए उस पर छपटा। जिस आदमी ने मेन कैरेक्टर को पुकारा था, वह दौड़कर उसके पास आया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। फिर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उनके ठीक सामने के गेट बंद हो गए और वे गोब्लिन मॉन्स्टर पीछे छूट गए। अजनबी ने अपने रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया। अगले पल उसने गेट पर जो बिजली का झटका छोड़ा, वह उसके पास खड़े सभी मॉन्स्टर पर एक साथ लग गया। फिर उसने डिलेन से कहा कि इससे उन्हें बस थोड़ी देर के लिए ही देरी होगी। उसने आगे कहा कि अवेकन वॉरियर्स जल्द ही यहां आ जाएंगे। उसी समय कई कारें वहां पहुंची और उसमें से अवेकनर निकले, जिन्होंने गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर दिया। कईयों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां बहुत सारे गॉब्लिन्स थे। लेकिन ये उनके लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि वे खूब पैसा कमा पाएंगे। तभी उनमें से एक ने अचानक चिल्लाकर कहा कि आज गोबलिन से लड़ेंगे। वह इरैंक का वॉरियर किम था। उसका निकनेम फायरबॉल था। उसने अपने साथियों को हमला करने का ऑर्डर दिया और फिर सभी मॉन्स्टर की ओर दौड़ पड़े। अवेकनर ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पुलिस की डालों के साथ साथ हाथापाई के हथियारों का भी इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ ने मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्ट्राइक करने के लिए जादू की छड़ी का भी इस्तेमाल किया। हालांकि ज्यादातर अभी भी हाथापाई के हथियारों से लड़ रहे थे। इस बीच किम ने ऊपर से हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी फायर फीस्ट चार्ज की और हवा से मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वह किसी छोटे एस्ट्रॉयड की तरह उन पर कूद पड़ा, जिससे गोबलिन उससे दूर जा गिरे और एक विशाल शॉक वेव की वजह से। कुछ समय बाद वहां मौजूद सभी गोबलिन मारे गए। डिलन को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहली बार अवेकनर को लड़ते हुए देखा था। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका बैग कहां है। उसी समय अवेकनर में से डिलन को कहा कि वह लड़ाई वाली जगह के पास ना जाए, क्योंकि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तब मेन कैरेक्टर ने माफी मांगी और कहा कि वह बस कुछ ढूंढ रहा था। उसी समय किम उसके पास आया और डिलन को उसका बैग देते हुए पूछा कि क्या यही वह चीज है जिसकी उसे तलाश थी। किम ने कहा कि गॉड ने उन्हें पावर दी है, इसीलिए उन्हें दुनिया में कमजोरों की हेल्प करनी चाहिए। इस समय एक वॉरियर ने देखा कि उनका कैप्टन फिर से दूसरों के सामने इतराने लगा है। उसने मजाक में अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाने का फैसला किया कि इस बार उनका कैप्टन अपने बारे में कितनी देर तक बात करेगा। लेकिन उसी समय किसी का शरीर उसके चेहरे के ठीक सामने से उड़कर आया। अचानक किम और डिलन ने किसी की चीख सुनी और तुरंत उस आवाज की ओर मुड़े। अचानक उन्होंने देखा कि एक जायंट गॉब्लिन हाथ में किम के एक साथी को उठाए हुए था। किम ने डिलन की ओर मुड़कर उसे तुरंत छिप जाने को कहा। हालांकि उसी समय मैन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि डर के कारण उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। तभी किम चिल्लाया और उसे कहा कि जैसे ही वह हिल सके वहां से भाग जाए। फिर वह अपने साथियों की ओर मुड़ा और उनसे मदद मांगी। उसने फिर से अपनी मुट्ठियां कसी और अपने साथियों को कुछ समय देने के इरादे से गॉब्लिन पर झपटा। अगले सेकंड एक भयानक आवाज सुनाई दी। मेन कैरेक्टर डर कर देख रहा था कि क्या हो रहा है। जल्द ही उसने किम को जमीन पर पड़ा देखा। किम हार गया, क्योंकि मॉन्स्टर किम से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह किम के पास आया और उसके सिर पर अपना पैर रख दिया। अगले ही पल खोपड़ी टूटने की आवाज सुनाई दी
किम के साथी तुरंत भागने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था क्योंकि इस मॉन्स्टर ने उनके कैप्टन को बस 1 सेकंड में निपटा दिया था। इसलिए वे उसे नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मैदान पर केवल डायलन ही बचा था। मॉन्स्टर उसे अपनी खूनी निगाहों से देख रहा था। मेन कैरेक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ का एंड इसी तरह होगा। हालांकि उसने मॉन्स्टर की हथियार को सीधे अपनी ओर उड़ते देखा और अपनी आंखें बंद कर ली मौत की तैयारी में। उसी समय उसके दिमाग में एक आवाज आई कि यू आर अवेकन्ड। लेकिन मॉन्स्टर फिर भी वार करने में कामयाब रहा। हालांकि जब धूल जम गई तो मॉन्स्टर ने इंपैक्ट वाली जगह को देखा और महसूस किया कि उसका हथियार जमीन में ढसा हुआ है और उसके नीचे कोई इंसान नहीं है। डिलन किसी तरह मॉन्स्टर के पीछे जाकर कार के पास पहुंच गया। उसी समय डिलन के आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा गया था कि अवेकनर कुछ स्किल का उपयोग कर सकता है। लेकिन मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आया कि वह ऐसे टाइम पर क्यों अवेकन हुआ। फिर सिस्टम ने बताया कि डिलन को सिस्टम को बेहतर ढंग से जानने के लिए एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। हालांकि उस समय मेन कैरेक्टर ने देखा कि मॉन्स्टर फिर से हाथों में हथियार लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। सिस्टम ने डिलन को सूचित किया कि खतरे के कारण उसके शरीर पर कंट्रोल लिया जा रहा है। डिलन ने मॉन्स्टर को फिर से अपनी ओर हथियार घुमाते देखा, लेकिन वह उसे मारने की कोशिश करते हुए यूं ही नहीं देखता रहा। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैजिक प्रोजेक्टिल स्किल का प्रयोग किया। ये देखकर बचे वॉरियर्स चौंक गए। उन्होंने सोचा कि डिलन कोई मामूली व्यक्ति है। हमले को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह अवेकन हो गया था। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस रैंक का है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी ताकत नहीं देखी थी। हमला रोकने के कारण मॉन्स्टर की निगाहें धुंध से ढकी हुई थी और फिर मेन कैरेक्टर ने मौके का फायदा उठाया और उसकी टांगों के बीच से निकल गया। जल्द ही उसने खुद को गॉब्लिन मॉन्स्टर के पीछे पाया और फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बर्निंग हैंड का इस्तेमाल किया और एक जबरदस्त ब्लास्ट गॉब्लिन पर किया। लेकिन अचानक गॉब्लिन, जो बिना किसी चोट के ब्लास्ट के धुएं से बाहर आकर जोरदार कि डेलन एक मैजिकल शील्ड से घिरा हुआ है जो ऑटोमेटिक ऑन हो गई थी। तभी डिलन ने देखा कि उसके पीछे जमीन पर एक तलवार पड़ी है। वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसे उठा लिया। इस तरह डिलन को भी एक हथियार मिल गया। फिर उसने वेपन इन्हांसमेंट स्किल का इस्तेमाल किया। फिर डिलन मॉन्स्टर की आंखों में खतरनाक नजरों से देखा और उस पर हमला करने के इरादे से उसकी ओर दौड़ा और एक ही स्लैश में आसानी से गोबलिन को 2 टुकड़े में काटते हुए आगे निकल गया। फिर एक क्रैकिंग साउंड सुनाई दी और मॉन्स्टर का शरीर धूल बनकर हवा में बिखर गया। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि खतरा टल गया है और शरीर का कंट्रोल यूजर को वापस किया जा रहा है। बाकी बचे अवेकिनर ये सब देखकर डर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक जायंट गॉब्लिन को मारने वाला अवेकनर उनके सामने खड़ा है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर हमें नरेटर बताता है कि यह सब 20 साल पहले यानी 2000 में पूरी दुनिया भर की कैपिटल सिटी में मैजिकल टावर दिखाई देने लगे थे। ये ऐसे मटेरियल से बने थे जो इंसानी सभ्यता से अनजान थे। किसी ने कहा कि इन टावर में डाउस नाम का एक जीव रहता है। तभी से इन मैजिकल टावर पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कंट्रोल लिया और इसके आसपास लोगों के जाने पर रोक लगा दी। लेकिन कुछ समय के बाद मैजिकल टावर के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली रही। फिर दुनिया भर में मास आउटब्रेक होने लगे, जिसको रोकने के लिए दाउस द्वारा चुने गए लोग, जो अलग अलग पावर के साथ अवेकन होने लगे। इस तरह डिलन भी अवेकन हुआ। नेक्स्ट सीन में हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर डिलन सो कर उठता है। उसे समझ नहीं आया कि क्या सब कुछ ये सच में हुआ था। हालांकि अपने जर्जर सूट को देखकर उसे समझ आ गया कि कल जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। उसे वह याद आया, कल उसने एक जायंट गॉब्लिन पर हमला किया था और उसके मरने के बाद जैसे ही उसने अपने सामने की ओर देखा तो सिस्टम ने उसे बताया कि खतरा टल गया है
और डिलन को उसके शरीर का कंट्रोल वापस दिया जा रहा है। कंट्रोल पाने के बाद डिलन को एहसास हुआ वह तो गोबलिन के हाथों मारा जाने वाला था। उसी समय मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि उसके दिमाग में किसी की आवाज आई है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने जल्द ही खुद को अपने हाथों में एक लोहे की तलवार पकड़े हुए पाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हथियार उसके हाथों में कैसे आ गया। उसी सेकंड उसे लगा कि जायंट गोबलिन उसके पीठ के ठीक पीछे है, किसी भी पल निगलने के लिए तैयार। हालांकि जब नायक ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई नहीं था। जहां अभी गोबलिन का शरीर था, वहां सिर्फ उसका हथियार और एक लो ग्रेड ब्लू क्रिस्टल पड़ा था। डिलन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आवेकन हो गया। उसी समय एक अजीब लड़का और लड़की दौड़कर उसके पास आए। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे डिलन ने मैजिक की मदद से एक गोबलिन को निपटा दिया। लेकिन डिलन को समझ नहीं आया कि वे क्या बात कर रहे हैं। वे लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने जितने भी मेज देखे हैं, उनकी तुलना में वो बहुत ताकतवर है। डोलन ने सुझाव दिया कि उन्हें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि वहां लाशें पड़ी थी। लेकिन अजनबी ने कहा कि यह तो मामूली है, क्योंकि जहां पर भी आउटब्रेक होता है वहां ऐसा अक्सर होता है। डिलन को यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों का मरना इतना सामान्य बात है, लेकिन लड़का और लड़की उसे बुलाते रहे। उन्होंने डिलन को अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उनके लीडर की मौत हो गई थी और वो डिलन को अपना नया लीडर बनाना चाहते थे। डिलन को याद आया कि कैसे कुछ मिनट पहले ही यह लोग अपने लीडर के मरने पर घबराहट में उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब वे इसे सामान्य मान रहे थे। फिर मेन कैरेक्टर उनसे सोचने का समय मांगा। उसी समय एक महिला उनके पास आई और उनसे शांत होने को कहा। लड़का और लड़की डरकर उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दो पोनीटेल वाली कमीज और छोटी स्कर्ट पहने लड़की ने कहा कि अब उन्हें उसके ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। डायलन ने कहा कि अवेकनर अथॉरिटी के लोग आखिरकार आ ही गए हैं, जिससे वह बहुत खुश था। 20 साल पहले अवेकनर के आने के साथ ही दुनिया भर की सभी गवर्नमेंट ने एजेंसियों बनाना शुरू कर दिया, जिनका काम अवेकनर के बीच ऑर्डर मेंटेन करना और आउटब्रेक के दौरान मॉन्स्टर से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस संगठन को कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ अवेकन अफेयर कहा जाता था। इसमें कई प्राइवेट पार्टनरशिप गिल्ड्स भी शामिल है, जैसे ब्लैक पैंथर, प्लम ब्लॉसम और व्हाइट लॉर्ड्स भी है। लिली नाम की लड़की ने बताया कि वे यहां सामान्य से भी जल्दी पहुंच गए। फिर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक लड़के और एक लड़की को बुलाया। जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो डिलन को भागते हुए पाया। वो दोनों भी उसके पीछे दौड़ने लगे और उसे वापस आने के लिए कहा। इस पर लिली के एक बॉडीगार्ड ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, और लड़की ने जवाब दिया कि ऐसा सवाल पूछने की क्या जरूरत है। उसने बॉडीगार्ड को तुरंत दोनों को पकड़ने का ऑर्डर दिया और बॉडीगार्ड ने जल्दी से लड़के और लड़की को पकड़ लिया और दोनों को जमीन पर गिरा दिया। फिर एक बॉडीगार्ड ने डिलन को भागते हुए देखा और पूछा कि क्या उन्हें उसे भी पकड़ना चाहिए, लेकिन लिली ने जमीन पर पड़े बैग को देख लिया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। उसने बैग को उठाया और कहा कि वे इस आदमी से फिर मिलेंगे। सुबह 7 बजे डिलन की नींद उसकी अलार्म घड़ी से खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और डायरेक्टर को कैसे समझाए कि वह आउटब्रेक होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करा सका। लेकिन उसने जल्द ही खुद को समझाया कि जो हो गया सो हो गया, और उसने तय किया कि वह जो कुछ भी हो रहा है वह उसे प्रभावित नहीं कर सकता। फिर उसने अचानक अपने गालों पर थप्पड़ मारा। तब डिलन को एहसास हुआ कि वह अवेकन हो गया है और अब उसे एक अवेकन की तरह जीना पड़ेगा। फिर वह अपने स्टेटस को देखने का तय करता है। डिलन कहता है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा स्टेटस बिल्कुल मेरे गेम कैरेक्टर की तरह होगा। फिर दलन के सामने उसकी स्टेटस विंडो खुली, जिसको देखकर वह हैरान हो गया। वह एफ रैंक का मेज और अल्केमिस्ट बन गया था। उसकी सभी स्किल 5 स्टार की थी। उसने कहा, यह तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसके फर्स्ट गेम कैरेक्टर की स्किल थी।
फिर उसकी नजर एक ऐसे स्किल पर गई जिससे वह किसी भी चीज की नकल कर सकता है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होकर अपने बेड पर कूद पड़ा, लेकिन तभी दीवार के पीछे से एक पड़ोसी की आवाज आई जो उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। डिलन माफी मांगते हुए अपने बिस्तर से उठा और रेफ्रिजरेटर की ओर चला गया। उसे एहसास हुआ कि अभी अगर वो मॉन्स्टर से लड़ेगा तो मारा जाएगा, इसलिए उसे पहले अपने स्किल को सही से सीखना और समझना पड़ेगा। फिर वह पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा कि बिना लड़े कैसे पैसा कमाया जा सकता है। पानी पीते समय उसे अचानक से उसे अपनी दूसरे वस्तु की नकल करने वाली स्किल याद आई जो मैक्स लेवल पर थी। डिलन ने तुरंत ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास से शुरुआत की। डिलन ने सिस्टम से ग्लास को कॉपी करने को कहा और उसी समय एक चमकता हुआ बॉक्स उसके सामने आया जिसके अंदर गिलास की रिप्लिका बन रही थी। नकल पूरी होने के बाद डिलन ने दोनों गिलास को कंपेयर किया तो यह सब देखकर डिलन हैरान हो गया। उनका साइज, वेट, शेप तीनों समान था। यह सब देखकर डिलन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह स्किल उसके गेम से बेहतर तरह से काम कर रही है। एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद डायलन कहता है, अब आर्टिफैक्ट की खोज करने का समय है। अब हमें बताया जाता है आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आर्टिफैक्ट्स वो चीजें हैं जिन्होंने साल 2000 में हुए सबसे बड़े आउटब्रेक के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा सोख ली थी। इन चीजों को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया था। दुर्लभ यानी रेयर लेवल और उससे ऊपर वाले आर्टिफैक्ट्स की कीमत तो अरबों तक पहुंच गई थी। जिन लोगों के पास पुरानी चीजें थीं, वो अचानक इन आर्टिफैक्ट्स में बदल गई और उनमें ताकत आ गई। ऐसे लोग एकदम अमीर बन गए। लेकिन परेशानी ये थी कि कोई भी जागृत व्यक्ति इन्हें पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन डायलन के पास एक खास पहचानने की स्किल थी जो उसे गेम से मिली थी। इसलिए वो तुरंत पास की एक पुरानी चीजों की दुकान की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा कि अगर कहीं असली आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं तो वो यही जगह होगी। करीब 3 घंटे की तलाश के बाद डायलन को कई कीमती चीजें मिली, जिनमें एक बहुत दुर्लभ अंगूठी भी थी। सिस्टम ने बताया कि ये एक ऑनर्डर की हुई रिंग है और ये रेयर लेवल की है। डायलन को यकीन नहीं हुआ कि उसे इतनी कीमती चीज मिल गई। बाकी सामान देखकर उसने सोचा कि आज के लिए इतना काफी है। दुकान का सेल्समैन थोड़ा हैरान था क्योंकि डायलन सुबह से ही उसकी दुकान में था। डायलन ने हंसते हुए कहा कि छुट्टी के दिन पुरानी चीजें ढूंढना उसका शौक है। उसने सामान पैक किया, बैग में रखा और दुकान से बाहर निकल गया। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसके डायरेक्टर की थी। पहले तो डायलन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब उसे नौकरी की कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे ही उसने कॉल उठाया, डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाने लगा, तू अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? डायलन ने शांत होकर कहा, अब से मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करूंगा जो अपने कर्मचारियों की इज्जत ही नहीं करती। यह सुनकर डायरेक्टर और भी चिढ़ गया। वो बोला, क्या तू सच में पैसे नहीं लेना चाहता? दुनिया में बहुत कम कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ के साथ इतना अच्छा बर्ताव करती हैं। डायलन को गुस्सा आ गया। वो बोला, आप लोग मुझे ऐसे काम देते थे जिन्हें एक दिन में पूरा करना मुमकिन नहीं था। न छुट्टी देते थे, न आराम, और ऊपर से खाली समय में भी काम बुला लेते थे। इसके बाद डायलन ने कहा, आज के बाद मैं उस ऑफिस में कभी नहीं आऊंगा, और फिर उसने फोन काट दिया। गली में चलते हुए वो सोचने लगा कि अब नौकरी से छुटकारा मिल गया है। अब वो घर जाकर अपना मिला हुआ सामान बेच सकता है। लेकिन तभी उसे पास की गली से झगड़े की आवाज सुनाई दी। दो लोग आपस में भिड़ रहे थे। एक कह रहा था कि उसने गलती से दूसरे को नाराज कर दिया और दूसरा बहुत गुस्से में था। लोग बोलने लगे, दो जागृत लोगों की लड़ाई में बीच में मत पड़ो, वरना नुकसान हो सकता है। दोनों का गुस्सा बढ़ता गया और साफ था कि अब झगड़ा होने वाला है। दोनों ने अपनी मुट्ठियों में जादुई ताकत भर ली और एक दूसरे पर हमला करने वाले थे। तभी अचानक लिली वहां आ गई। वो दोनों के बीच में खड़ी हो गई और एक झटके में दोनों की बाहें पकड़कर उन्हें अलग दिशाओं में फेंक दिया। लिली बोली, जागृत लोगों के बीच लड़ाई करना मना है। अपना नियम पुस्तक ध्यान से पढ़ो।
उसने कहा कि इस बार वो माफ कर देगी, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों को जेल भेज देगी। सड़क के उस पार खड़े लोग चिल्लाने लगे, वो कितनी जबरदस्त है और कितनी खूबसूरत भी। लिली ने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर तो भीड़ में खड़े उस लड़के पर टिकी हुई थी। उनकी नजरें मिली और दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर लिली ने हाथ के इशारे से डायलन को अपने पास बुलाया, लेकिन डायलन थोड़ा डर गया था। वो खुद को समझा रहा था कि शायद वो उससे बात नहीं कर रही। फिर भी उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं लगता था, इसलिए उसने हल्का सा हाथ हिलाया और ये देखकर आसपास खड़े कुछ लोगों ने ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। लिली ने कहा, जो चीज तुम पिछली बार छोड़ गए थे वो आकर ले लो। इसके बाद वो दोनों उस ऑफिस की तरफ गए जहां लिली काम करती थी। वहां पहुंचकर लिली ने कहा, अफसोस, हमारे पास सिर्फ इंस्टेंट कॉफी है। डायलन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मुझे तो यही ठीक लगती है। दोनों एक मेज पर बैठ गए। डायलन ने पूछा, मेरी चीजें कहाँ हैं? लिली ने उसे एक पुराना सूटकेस दिया और बताया कि ये उसी का है जो वो पिछली लड़ाई के दौरान वहीं छोड़ गया था। लिली ने कहा कि उसे उस सूटकेस की जांच करनी पड़ी ताकि वो जान सके कि इसका मालिक कौन है। डायलन ने धन्यवाद कहा और बोला, कोई बात नहीं, जरूरी बात यह है कि मेरी चीजें मुझे वापस मिल गईं। लिली ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, अब काम की बात करते हैं। उसने बताया कि उसे खबर मिली है कि लड़ाके गेट से निकले राक्षस से नहीं निपट पा रहे और उसे लगा कि डायलन ऐसा कर सकता है। बाकी दो लड़ाकों ने भी इसकी पुष्टि की थी। डायलन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम मुझे नौकरी देने के लिए बुला रही हो? लिली मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं देना चाहती, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में ताकत है तो तुम्हें जागृत व्यक्ति के तौर पर पंजीकरण कराना चाहिए। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती थी। इसके बाद डायलन ने टेस्ट देने की प्रक्रिया शुरू की। उसने जल्दी से चेक इन किया और उसे कहा गया कि वो डेस्क से अपना सामान ले ले। कुछ ही देर में उसके नतीजे आ गए। लिली ने उसे अपने पास बैठाया और बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूं। लेकिन उसी पल डायलन थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। लिली ने ध्यान से उसके रिजल्ट देखे और मुस्कुरा दी। डायलन को लगा कि उसके नंबर बहुत कम हैं, पर लिली ने कहा, ऐसा नहीं है। उसने उसे एक कागज दिया जिस पर लिखा था, आवेदन स्वीकृत। मतलब डायलन टेस्ट में पास हो गया था। लिली ने मुस्कुराते हुए उसे एक जागृत व्यक्ति के तौर पर बधाई दी और कहा, तुम्हारी लंबी उम्र हो। डायलन मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की सामान्य शुभकामनाएं भी कुछ अलग अंदाज में देती है। थोड़ी देर बाद लिली ने कहा, ठीक है, हमारी बात यहीं खत्म होती है, और उसने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। जैसे ही डायलन बाहर निकला, एक कर्मचारी लिली के पास आया और बोला, आप उस लड़के से इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है? उसमें तो कोई खास क्षमता नहीं दिखती। लिली हल्के से मुस्कुराई और बोली, कभी कभी मुझे भी जिज्ञासा होती है, बस उसी वजह से। थोड़ी देर बाद डायलन इमारत से बाहर निकला। बाहर कुछ कर्मचारी आम लोगों को अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। डायलन को समझ आया कि वो नए लोगों को वहीं दरवाजे पर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि उनमें कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसे लगा, ठीक है, बेहतर है कि मैं बिना किसी का ध्यान खींचे अपने काम पर ध्यान दूं। मुझे बस पैसा कमाना है। घर पहुंचकर डायलन ने फैसला किया कि वो उस दुर्लभ अंगूठी पर अपनी डुप्लीकेट बनाने वाली स्किल का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सामने फिर से एक नीला चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ जिसमें उस वस्तु का संश्लेषण शुरू हुआ, लेकिन सिस्टम ने तुरंत उसे सूचित किया कि नकल बनाने की कोशिश असफल रही, क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम था और सफलता की संभावना 0% थी। डायलन ने गहरी सांस ली और सोचा, शायद अभी ऐसे दुर्लभ अवशेषों की नकल करने की कोशिश करना बेवकूफी है। डायलन के पास अभी भी कुछ पुरानी चीजें बची थीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना उन पर अपना स्किल आजमाया जाए। उसके पास एक 67 साल पुरानी छायदानी थी, एक पुराने राइटर की फाउंटेन पेन
और एक चैंपियन की मैजिक बेल्ट। डायलन ने सोचा कि वो फिलहाल इस रिंग को अपने पास ही रखेगा, क्योंकि अब वो एक अवेकनर था। वो डिवोर्स नाम की साइट से इस रिंग की असली वैल्यू पता कर सकता था। बाकी चीजों की वो कॉपी बनाकर ऑक्शन में बेचने की सोच रहा था। पिछले 20 सालों में दुनिया भर में बहुत से अवेकनर्स सामने आए हैं, और डिवोर्स एक ऐसी जगह बन गई है जहां ये सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ वो न्यूज, डंजन्स और बाकी अपडेट शेयर करते हैं। डिवोर्स की अपनी ऑक्शन साइट भी है, जहां चीजें खरीदी बेची या एक्सचेंज की जाती है। इसी बीच जापान में एक अवेकनर लड़की थी, रानाता। वो अपने घर में बैठी ऑक्शन देख रही थी। उसे वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी। वो वही फाउंटेन पेन था जो डायलन ने बेचने के लिए रखा था। रानाटा ने देखा कि ऐसी चीजें बहुत कम बार रिलिक्स, पुराने आर्टिफैक्ट्स बनती हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़कर पता चला कि इस पेन से नॉलेज लेवल बढ़ जाता है। वो सोचने लगी, इतनी रेयर चीज तो मुझे जरूर लेनी चाहिए। कई लोग उस पेन पर बोली लगा रहे थे, क्योंकि उसकी कीमत ठीक ठाक थी। लेकिन आखिर में रानाटा ने वो एंशिएंट पेन खरीद ही लिया। कहानी अब सोल में जाती है, जहां व्हाइट लोटस गिल्ड की एक बड़ी बिल्डिंग थी। उसकी टॉप फ्लोर पर एक लग्जरी ऑफिस था, जहां सब कुछ सोने जैसी चमक में नहाया हुआ था। वहां गिल्ड का ओनर कोर अपनी गर्लफ्रेंड मरिया से बात कर रहा था। मारिया ने कहा कि उसे डिवोर्स पर हुए लेन-देन की नई लिस्ट मिल गई है। कोर, जो कि कोरिया का सबसे पावरफुल गिल्ड मास्टर था, पहले तो समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रही है। मारिया ने बताया, किसी ने एक रेयर रिलिक और एक नॉर्मल रिलिक बेचे हैं, और उनमें से एक पहले ही बिक चुका है। कोर ने अंदाजा लगाया कि सेलर कोई आम इंसान नहीं है। मारिया बोली, इस सेलर की नई आईडी है और कोई नहीं जानता कि वो कौन है। अवेकनर के पास तो एक ही लॉगिन होता है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उसने कहा। ये रिलिक्स इतने रेयर हैं कि 30 डंजन क्लियर करने के बाद भी नहीं मिलते। कोर को तब समझ आया कि वो इशारा कर रही थी कि उस आदमी में रिलिक खोजने की कोई हिडन एबिलिटी है। मारिया ने बताया, महंगे रिलिक्स तो मार्केट में बिकते हैं, लेकिन कमजोर रिलिक्स ऑनलाइन बिक जाते हैं। फिर भी ये सेलर बाकी लोगों से अलग लगता है। कोर ने कहा, ऐसी चीजें हर किसी को नहीं मिलती। मुझे लगता है इस आदमी में कुछ खास बात है। उसने कहा कि वो डेव टीम से बात करेगा और इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकलवाएगा। मारिया मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, तुम्हारी मदद काम आएगी। डायलन अपने घर के पास वाले पार्क में गया। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी पुशअप्स करने का फैसला किया, क्योंकि सिस्टम ने उसे टास्क दिया था, 50 पुशअप्स पूरे करो। यह उसके लिए काफी मुश्किल था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार पूरा कर लिया। सिस्टम ने उसे स्किल पॉइंट्स दिए और बताया कि अब उसका लेवल बढ़कर लेवल 11 हो गया है। वो अब मैच क्लास लेवल 2 में पहुंच चुका था। पहले तो डायलन को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच में सफल हो गया है, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब वो उसी गेम की तरह अपने स्किल्स को बढ़ा सकता था और खुद को मजबूत बना सकता था। वो अपने पॉइंट्स को जरूरत के हिसाब से बांट सकता था और धीरे धीरे असली जादूगर वाले पावर्स हासिल कर सकता था। फिर उसने नया मंत्र सीखने की कोशिश शुरू की, जैसे स्पीड स्पेल और कंसंट्रेशन स्किल, जो मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन ये स्किल्स सिर्फ ट्रेनिंग से ही मिल सकती थी। इसलिए डायलन ने दौड़ना शुरू किया और अपनी उंगली से स्ट्रॉन्ग आर्मर वाला स्पेल निकालने की कोशिश की। सिस्टम ने उसे बताया कि स्पेल फेल हो गया है, कंसंट्रेशन पूरी नहीं थी। डायलन समझ गया कि पहली बार में तो शायद ही सफलता मिलेगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वो कोशिश जारी रखेगा। उसने कई बार मंत्र दोहराया, लेकिन 20 कोशिशों के बाद भी सक्सेस नहीं मिली। पार्क में खेल रहे बच्चे उसे देखकर हैरान थे। ये बंदा इतना दौड़ रहा है, फिर भी थक नहीं रहा। इसी दौरान एक छोटा बच्चा, जो उसे ध्यान से देख रहा था, अपनी गेंद के पीछे भाग गया। वो गेंद लुढ़ककर सड़क पर जा गिरी। बच्चे का दोस्त चिल्लाया, रुक जा, ट्रक आ रहा है। लेकिन बच्चा भागता ही चला गया। डायलन ने सब कुछ देखा। ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था
और बच्चा उसके ठीक सामने था। वो तुरंत दौड़ा बच्चे को बचाने के लिए। ट्रक बहुत करीब आ चुका था। लाइट्स उसकी आंखों में चमक रही थी। उसी पल डायलन ने स्ट्रॉन्ग आर्मर स्पेल फिर से एक्टिवेट किया और बच्चे को अपनी बाहों में लेकर ढक लिया। इस बार उसका स्पेल काम कर गया। एकदम से उसका शरीर एक चमकदार शील्ड से घिर गया और उसने पूरे ट्रक को रोक दिया। ट्रक की विंडशील्ड टूट गई, लेकिन डायलन हिला भी नहीं। हालांकि उसके गाल पर एक छोटा सा कट आ गया। उसे एहसास हुआ कि कवच पूरे शरीर को नहीं ढक रहा था। उसने तुरंत बच्चे से पूछा, तुम ठीक हो? बच्चा डर गया था, समझ नहीं पा रहा था कि इस आदमी ने उसे ट्रक से कैसे बचा लिया। फिर बच्चा खुश होकर बोला, भाई, तुम तो असली हीरो हो। सिस्टम ने भी तुरंत डायलन को मैसेज दिया। अब वो मैजिक इन मोशन और मैजिक फोकस जैसी स्किल्स यूज कर सकता है। डायलन मुस्कुराया और बच्चे से कहा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे समझाया कि सड़क के पास ध्यान से खेला करो। इसी बीच आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी। सब लोग बस इस चमत्कार को देख रहे थे। डायलन ने सोचा, अब निकलने का वक्त है, लेकिन तभी बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, अपना नाम तो बताओ। पहले तो डायलन झिझका। उसे लगा कि अगर उसने नाम बता दिया तो सब लोग बातें करने लगेंगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम डायलन है, लेकिन किसी को मत बताना, ठीक है? क्योंकि मैं असली सुपर हीरो हूं। बच्चे ने खुश होकर वादा किया और बोला, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डायलन हंसते हुए वहां से चला गया। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बंदा भाग क्यों गया? लेकिन बच्चे ने बस कहा, मुझे नहीं पता वो कौन था। शाम को डायलन लिली के एजेंट से मिला। उसने बताया कि सब चीजें चेक हो चुकी हैं और सब कुछ परफेक्ट है। पेन के लिए उसे 1 अरब से ज्यादा मिले और बेल्ट के लिए 45 करोड़। कुछ ही देर में पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। डायलन ने बैंक ऐप खोला और देखा, सच में उसके अकाउंट में 1.5 अरब वोन थे। वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। उसने एजेंट को धन्यवाद दिया और कहा, पैसे मिल गए? एजेंट ने कहा, तुम्हारे रिलिक्स हम संभाल लेंगे, और फिर वहां से चला गया। डायलन अकेला रह गया और सोचने लगा, आज तो जिंदगी पूरी बदल गई। अगले दिन वो बस स्टॉप पर पहुंचा। वो जानना चाहता था कि कौन सी बस अवेकनर रूट पर जाती है। टाइम टेबल देखकर उसे पता चला, बस नंबर 30 वहीं जाती है और 15 मिनट में आएगी। लेकिन तभी जमीन फिर से हिलने लगी। वो समझ गया, फिर से पोर्टल खुलने वाला है। उसे उन भूतों की याद आई जो उसने पहले देखे थे, और उस वॉरियर किम की भी, जिसने मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए जान दे दी थी। इस बार डायलन ने ठान लिया, इस बार मैं पहले से ही पता लगाऊंगा कि पोर्टल कहां खुलेगा। तभी पीछे खड़ा एक लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा। डायलन ने पूछा, तुम ठीक हो? लड़के ने कांपते हुए पीछे की तरफ इशारा किया। मेरे पीछे ऊपर कुछ है। डायलन ने ऊपर देखा। एक विशाल गेट उसके सिर के ऊपर खुला था, जिसमें से कांच के टुकड़ों की तरह चमकते भाले नीचे गिर रहे थे। वो तुरंत पीछे हटा और तीनों भालों को चकमा दे दिया। भाले इतने तेज थे कि जमीन में धंस गए। तभी उसने देखा, सामने एक अजीब क्रीचर खड़ा था, जिसके चेहरे पर चश्मा और शरीर जवान था। वो एक ड्वार्फ मॉन्स्टर था। डायलन ने समझ लिया, अब लड़ाई शुरू होने वाली है। वो ड्वार्फ पोर्टल से बाहर कूदा और गुस्से से डायलन को देखने लगा। इसी दौरान पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुको! डायलन और डार्फ दोनों ने मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, जैकेट उतारकर, आर्मर और सुडू के साथ। उसने सीधे डार्फ की तरफ देखा और बोली, तू मुझसे लड़ने वाला है? जवाब का इंतजार किए बिना वो हवा में उछली और उस पर टूट पड़ी। डार्फ ने चिल्लाया, सब लोग हमला करो! एक ही पल में उसके पीछे कई और ड्वार्फ्स आ गए। लड़की डर गई। वो सब क्रॉसबो लेकर खड़े थे। उन्होंने तीरों की बारिश कर दी, और क्योंकि लड़की हवा में थी, वो बच नहीं पाई। उसने आंखें बंद कर ली, सोचते हुए, बस अब खत्म। लेकिन जब उसने आंखें खोली, उसका शरीर एक अदृश्य शील्ड से ढका हुआ था। डायलन ने फिर से स्ट्रॉन्ग आर्मर स्पेल एक्टिवेट किया था और आखिरी पल में उसे बचा लिया।
लड़की हैरान थी। क्या ये लड़का सच में मुझे बचा गया? डायलन बोला, ध्यान मत भटकाओ, एक और डार्फ हमला कर रहा है। पहले तो लड़की को यकीन ही नहीं हुआ कि यह आदमी सच में उसे बचा सकता है। डायलन ने जल्दी से कहा, इधर उधर मत देखो, एक और बोना हमला करने आ रहा है। लड़की ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से चेहरा ढक लिया, लेकिन उस बौने का वार बहुत तेज था। वो ज्यादा देर तक झेल नहीं पाई। तभी डायलन ने अपने मैजिक स्पेल्स यूज करने का फैसला किया। उसने एक के बाद एक मैजिकल प्रोजेक्टाइल्स छोड़े, जो लेजर बीम की तरह बौने के शरीर से टकराए। अगले ही पल बौने का आधा सिर उड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लड़की डर के मारे सब कुछ देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से बच गई है। डायलन ने कहा, यहां बहुत खतरा है, तुम्हें निकल जाना चाहिए। लेकिन लड़की बोली, मैं भी जाग चुकी हूं, अवेकनर हूं, मुझे भी लड़ना है। डायलन ने हंसते हुए कहा, जब तुम उस आयरन गोलेम को देखोगी ना, खुद सोच बदल लोगी। तभी जमीन हिली और एक विशाल लोहे का गोलेम जमीन से निकल आया। उसके हाथ में बड़ा हथौड़ा और ढाल थी। उसकी लाल चमकती आंखों ने जब लड़की की तरफ देखा तो वो डर के मारे हिल भी नहीं पाई। डायलन उसके पास गया और बोला, यह हाई रैंक मॉन्स्टर की डराने की स्किल है। अगर तुम डर गई तो शरीर जड़ हो जाएगा। लड़की ने कांपते हुए पूछा, तो तुमने खुद इससे कैसे निपटा? डायलन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी एक बार ऐसे ही फंस चुका हूं। फिर उसने लड़की को गोद में उठाया और उछलकर एक सुरक्षित जगह पहुंच गया। लड़की अब भी हिल नहीं पा रही थी। उसकी तलवार उसके हाथों से गिर गई। डायलन ने कहा, शायद तुम अभी भी शौक में हो, थोड़ा आराम करो। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर डायलन ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी तलवार उधार ले सकता हूं? लड़की ने हां कहा, लेकिन बोली, सावधान रहना, यह तलवार तीरों पर ज्यादा असर नहीं करती। जैसे ही डायलन ने तलवार उठाई, सिस्टम की आवाज आई, कॉमन रैपियर, अटैक पावर +10। वो बोला, यह हथियार इस लड़ाई के लिए परफेक्ट रहेगा। और बिना वक्त गवाए वो हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। वो ऊपर उछला और देखा, नीचे 10 बौने हैं, जिनमें एक आयरन गोलेम भी है। उसे पता था कि वो गोलेम को जादू से नहीं हरा सकता, इसलिए पहले उसने बाकी बोनों पर अटैक करने का प्लान बनाया। उसने अपने हाथों से कई मैजिक प्रोजेक्टाइल्स छोड़े। लेजर की तरह वो बोनों के सिर में जा लगे। कई बौने वहीं ढेर हो गए। वो मुस्कुराया, असल में गेम से भी बेहतर काम कर रहा है ये स्पेल। बाकी बौनों ने गुस्से में हमला किया, लेकिन डायलन को पता था कि उसे जल्दी से बॉस यानी गोलेम को खत्म करना होगा। उसने फिर से प्रोजेक्टाइल्स छोड़े, लेकिन सारी बीम्स गोलेम की ढाल से टकराकर वापस लौट गई। इसकी शील्ड तो मैजिक रेजिस्टेंट है, उसने कहा। अब उसने दूसरा तरीका अपनाने का सोचा। उसने अपनी तलवार उठाई और बोला, मदर नेचर, मुझे अपनी ताकत दे। तुरंत तलवार नीली रोशनी में चमकने लगी। अब वो रेयर लेवल सोडू बन चुकी थी। वो हवा में उछला और पूरी ताकत से गोलेम पर वार किया। धाम! एक ही वार में गोलेम की शील्ड टूट गई और उसके सिर में बड़ा छेद हो गया। लेकिन जब उसने हेलमेट के अंदर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। डायलन पीछे हट गया। ये क्या है? गोलेम फिर से उठा और अपना हथौड़ा घुमाया। जमीन फट गई। डायलन ने फिर से ऊपर उछलकर प्रोजेक्टाइल्स चलाए। गोलेम का कवच टूट चुका था और तभी डायलन को दिखा, अंदर एक गॉब्लिन बॉस बैठा है। तो तू है असली बॉस, उसने कहा और हमला किया। उसने गोब्लिन के पीछे से वार किया। जादुई तलवार सीधा आर पार हो गई। गोब्लिन चीखकर गिर पड़ा और धूल में बदल गया। बाकी बोनों को खत्म करने में बस कुछ सेकंड लगे। सब गिर चुके थे। डायलन थक कर पास की बेंच पर बैठ गया और बोला, शुक्र है, इस बार सिर्फ बॉस के पास ही शील्ड थी। फिर उसने गहरी सांस ली। लेकिन अगली बार क्या होगा, कौन जाने। कुछ मिनट बाद वहां लिली आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हम बार बार मिलने लगे हैं। फिर उसने चारों तरफ देखा और बोली, तुमने सच में ये सब अकेले किया? डायलन ने हंसकर कहा, हां, बस थोड़ा टाइम लगा। लिली ने पूछा, और वो लड़की कैटरीना जो तुम्हारे साथ लड़ी थी? डायलन बोला, वो शुरुआत में ही घायल हो गई थी,
मैंने उसे सुरक्षित जगह भेज दिया। फिर डायलन ने कहा, मैं इस मिशन का मुआवजा लेना चाहता हूं। लिली बोली, चिंता मत करो, तुम्हें सब मिलेगा। उसने चारों ओर देखा और बोला, तुमने 19 बोनों और एक बॉस को मारा है, लगभग 50 करोड़ मिलेंगे। डायलन मुस्कुराया, तो फिर मैं चलता हूं। लिली ने पूछा, कहां जा रहे हो? क्या तुम इंटरव्यू नहीं देना चाहोगे? डायलन बोला, नहीं, मुझे ध्यान में नहीं आना, बस काम करना है, नाम नहीं। लिली ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, हम सब संभाल लेंगे। वो चली गई और डायलन अपने घर लौट आया। कुछ देर बाद रिपोर्टर्स पहुंचे और कैटरीना से पूछा, वो जागा हुआ लड़का कहां है जिसने अकेले सबको हरा दिया? हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं। उधर कहानी अब एक बड़ी इमारत में पहुंचती है। ऊपरी मंजिल पर एक ऑफिस में एक लड़की बैठी है। तभी चार्ली नाम का आदमी अंदर आता है। लड़की बोली, कितनी बार कहा है, पहले नॉक करो। चार्ली हंसकर बोला, तो क्या अब बाहर जाकर दोबारा आऊं? लड़की बोली, नहीं, रहने दो, बताओ क्या बात है। चार्ली बोला, प्लम ब्लॉसम गिल्ड के पास खबर आई है। शाइनिंग इलाके में हमला हुआ था, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई, बस एक घायल। वहां 2 अवेकनर थे, उनमें से एक ने अकेले पूरे बोनो के ग्रुप को खत्म कर दिया। लड़की चौंक गई, क्या वो भी एफ्रैंक का नवसिखिया? चार्ली ने सिर हिलाया, हां, और उसने जो किया वो किसी मैजिक जैसी चीज थी। लड़की बोली, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, शायद उसकी कोई खास शक्ति होगी। चार्ली ने कहा, हां, और उसने भीड़ कंट्रोल करने और जादुई फोर्स फील्ड जैसी स्किल भी यूज की। लड़की का नाम लिस्ट था, वो प्लम ब्लॉसम गिल्ड की लीडर थी। वो बोली, अगर ऐसा है तो हमें उसे खुद ढूंढना होगा। फिर वो गुस्से में बोली, चार्ली, तुम्हें तुरंत उस लड़के को गिल्ड में शामिल करना चाहिए था। चार्ली हक्का बक्का रह गया, पर आपने तो बस रिपोर्ट देने को कहा था। लिज ने सिर पकड़ लिया और बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितना अनोखा इंसान है। फिर लेजी ने चार्ली से कहा, अभी के अभी जाओ और उसे रिक्रूट करो। लिजी उसे धक्के मार के बाहर निकल देती है। फिर सीन बदलता है। शहर के एक इलाके में एक महंगी सफेद कार सड़क पर तेजी से चल रही थी। वो कार व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड की वाइस लीडर मारिया चला रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि इस बार का मॉन्स्टर अटैक ह्यूमैन स्ट्रीट पर हुआ है। पर सबको चौंका देने वाली बात यह थी कि एक नए लड़के डायलन ने उस ड्वार्फ मॉन्स्टर को एक ही वार में मार गिराया था। तभी मारिया के पास उसके बॉयफ्रेंड कॉर्नर का कॉल आया। वो थोड़ा परेशान लहजे में बोला, तुमने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है। मारिया हंसते हुए बोली, अरे, हमने तय किया था ना कि बाहर की बातें मैं संभालूंगी। अब बताओ, इस लड़के की डील की कीमत क्या रखनी चाहिए? कॉर्नर ने कहा, 3 बिलियन सही होगा। मारिया ने शक से कहा, इतनी कम कीमत में कोई टैलेंटेड अवेकनर नहीं आने वाला। कॉर्नर बोला, तो 10 बिलियन कर दो, लेकिन बदले में तुम्हें गिल्ड की एक इंटरनल टेस्ट पास करना होगा। मारिया मुस्कुराई, ठीक है, मैं अपना पूरा चाम इस्तेमाल करूंगी। इस लड़के को मैं हमारे पास जरूर लाऊंगी। कॉर्नर ने हल्की झुंझलाहट में कहा, और हां, किसी और से फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कहानी डायलन के घर पर आती है। उसके दरवाजे पर एक बड़ा नोटिस बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, कीमत 100 बिलियन वोन, इससे कम में बात मत करना। आसपास खड़े लोग हैरान थे। कोई कह रहा था, यह बंदा तो बहुत ही टैलेंटेड होगा। तो कोई बोल रहा था, यह तो पूरी तरह पागल है। कुछ तो गुस्से में थे, यह खुद को क्या समझता है। तभी वहां मारिया की कार आकर रुकी। वो बाहर निकली तो सबकी नजर उसी पर टिक गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, अरे ये तो व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड की वाइस लीडर है। सब चौंक गए, क्या सच में वो खुद इस लड़के को भर्ती करने आई है? मारिया ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, यहां किसी और का कोई चांस नहीं था। सिर्फ व्हाइट लॉर्ड्स जैसी जगह ही ऐसे टैलेंट को पहचान सकती है। फिर उसने डायलन के दरवाजे पर लटका बोर्ड देखा, 100 बिलियन वोन। वो हैरान रह गई, ये लड़का सच में इतनी बड़ी रकम मांग रहा है? उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? वो आदमी झल्ला कर बोला, यह एफ रैंक का अवेकनर है।
कोई गिल्ड इसको इतनी बड़ी रकम नहीं देगी। मारिया बोली, ये सिर्फ कोई आम स्पेल यूजर नहीं है, ये लड़का कुछ अलग है। वो आदमी बोला, भले ही मैंने इसे देखा नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि 100 बिलियन की वैल्यू इस बंदे की नहीं है। मारिया मुस्कुराई, मुझे लगता है मिस्टर डायलन ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां उनकी काबिलियत की कद्र हो। फिर उसने जोर से पुकारा, डायलन बाहर आओ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मारिया बोली, ठीक है, मैं आज जा रही हूं, लेकिन अगली बार अगर बात बनी तो डील पक्की होगी। और फिर वो अपनी कार में बैठकर चली गई। डायलन ने चैन की सांस ली। आखिर ये लोग चले गए। उसे अच्छा लग रहा था कि अब लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगे हैं, लेकिन उसका फिलहाल किसी गिल्ड में जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे अपनी आजादी सबसे प्यारी थी। गिल्ड में शामिल होना मतलब अपनी मर्जी छोड़ देना। अभी उसका ध्यान सिर्फ ताकत बढ़ाने और लेवल अप करने पर था। 5 दिन बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां मॉन्स्टर अक्सर आते थे। इन 5 दिनों में उसने कई रिलिक्स इकट्ठे किए। उसे एक नया सूट भी लिए जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीट में सबसे एडवांस था। उसने 50 करोड़ खर्च करके अपने लिए एक आर्मर्ड कार भी लाया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। एंट्री गेट पर खड़े गार्ड ने उसका लाइसेंस देखा और बोला, सब क्लियर है, तुम अंदर जा सकते हो। डायलन हल्का मुस्कुराया, चलो गेम शुरू करते हैं। एक तेज नीली रोशनी चमकी और वो अंदर चला गया। पिछले 20 सालों में दुनिया भर में कई डंजन बन चुके थे। ज्यादातर डंजन किसी गिल्ड या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में थे, इसलिए अकेले अवेकनर के लिए वहां जाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स थे जहां मॉन्स्टर खुद बाहर आ जाते थे। ऐसी जगहों को वाइल्ड फील्ड कहा जाता है। उन्हें ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता है और अवेकनर्स को वहां जाने और मॉन्स्टर मारने की इजाजत होती थी। वो मॉन्स्टर मारकर पैसे और अनुभव दोनों कमा सकते थे। अब सीन बदलता है। 3 छोटे गॉब्लिन एक बड़े मांस के ढेर को खा रहे थे। डायलन ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा था और ध्यान से उन्हें देख रहा था। जैसे ही उनका ध्यान भटा, उसने अपना मैजिक प्रोजेक्टाइल स्किल एक्टिव किया। नीले एनर्जी शॉट्स ने गॉब्लिन के शरीर चीर दिए। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। डायलन मुस्कुराया, अब तो मजा आ गया। उसका लेवल फिर से बढ़ चुका था। अब उसे मॉन्स्टर के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। वो अपने सिस्टम से खुश था और बोला, यह सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है। उसने तीनों गोब्लिन की बॉडीज को एक खास कंटेनर में रखा। तभी आसपास के और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जंगल के अंदर से एक बड़ा भेड़िया भी बाहर आ गया। अब वो चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब इनकी बारी है। नेक्स्ट सीन में हमें एक मोस्टर बॉडी खरीदने वाली शॉप में एक आदमी को मॉन्स्टर को गिनते दिखाया जाता है। फिर उस आदमी ने डायलन को इतनी अच्छी लाशें लाने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन डायलन बोला, मैं तो बस लकी था कि मुझे ऐसे मौके मिले। वो ये बोल ही रहा था कि उसे महसूस हुआ बाकी लड़ाके उसे चिढ़ भरी निगाहों से देख रहे हैं। डायलन ने मन ही मन सोचा, यार, ये सब झंझट से दूर रहना ही बेहतर है। जब उसे उसके पैसे मिले तो पास में खड़ा एक अजनबी आदमी उसे गौर से देखने लगा। उसके काले बालों में बीच से एक सफेद लट थी। उसके साथ 2 और लोग खड़े थे। एक के बाल नीले और दूसरे के गुलाबी थे। वो तीनों बातें कर रहे थे। इस बंदे को लाशों के बदले 30 मिलियन मिले हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तीनों कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे और उन्हें मुश्किल से 3 मिलियन मिले थे। उन्हें गुस्सा भी था, क्योंकि ये बंदा जो इतनी बड़ी रकम दे रहा था, वो कभी किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। तीनों ने डायलन की तरफ फिर देखा। उनकी नजरों में अब घृणा और जलन दोनों थी। फिर उनमें से एक बोला, यह खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, बस इसलिए क्योंकि यह मैजिक यूज कर सकता है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, चलो क्यों ना इस घमंडी को ही खत्म कर दें। उनमें से एक हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरे भाई, इसे मार सकते हैं। बाकी दो थोड़ी देर तक उसे हैरानी से देखते रहे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने ऐसा सच में कहा।
नीले बालों वाला लड़का बोला, उसने आज बहुत पैसे कमाए हैं और वो जरूर फिर वहां आएगा। हम तो 2 साल से वहां जा रहे हैं और इसे पहले कभी नहीं देखा, मतलब ये नया है। उसने अंदर ही अंदर एक प्लान बना लिया था। जब ये अगली बार लाशें ट्रक में रखेगा, मैं किसी बहाने वहां रहूंगा और फिर हम इसका पीछा करके इसे खत्म कर देंगे। ट्रक भी हमारा, पैसा भी हमारा। कह देंगे कि हम इसके साथी थे और फिर यहां से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। उन्हें यह भी पता था कि उस इलाके में एंट्री के वक्त हर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है कि अंदर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी जो अंदर गया है। इसका मतलब साफ था, अगर वो डायलन को मार भी दे तो कोई उन्हें दोष नहीं देगा। तीनों ने तय कर लिया, उसके पैसे, ट्रक और क्रिस्टल सब हमारे होंगे। अगले दिन डायलन फिर उसी इलाके में आया। उसने मॉन्स्टर से भिड़कर उन्हें मारा और फिर उनकी लाशें ट्रक में डालनी शुरू की। वो सोच रहा था, इन लाशों को इकट्ठा करना इन्हें मारने से भी ज्यादा मुश्किल है। उधर वो तीनों पहले से ही झाड़ियों में छिपे थे और हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो इतने बेढंगे तरीके से हिल रहे थे कि झाड़ियां हिलने लगी, जिससे सरसराहट की आवाज आने लगी। डायलन ने पीछे से वो आवाज सुनी। वो तुरंत मुड़ा और देखा कि एक लड़का बंदूक लिए उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन डायलन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। उसने फटाफट अपनी शील्ड एक्टिव कर दी और हमले से खुद को बचा लिया। पीले बालों वाला वो लड़का बोला, तुम्हें अपनी सेफ्टी को इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। दूसरे दोनों भाई झाड़ियों के अंदर से चिल्ला रहे थे, हां बहुत बढ़िया, उसे खत्म कर दे। पीले बालों वाला फिर आगे बढ़ा। उसने अपनी लाठी जैसी बड़ी रॉड ऊपर उठाई और डायलन के सिर पर घातक वार करने की कोशिश की, लेकिन डायलन ने एक हाथ से ही उसका वार रोक लिया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बस खामोशी और गुस्सा था। फिर उसने हल्के से सिर उठाया और बोला, सच में तुम मुझे मारना चाहते हो? वो एकदम शांत लहजे में आगे बढ़ा। उसने हमलावर का सिर पकड़ लिया और धीरे से कहा, तुमने मुझ पर इतनी हिम्मत कैसे की? फिर बोला, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो यह सेल्फ डिफेंस ही कहलाएगा। इतना बोलते ही उसके हाथों से नीली आग निकलने लगी। आग ने पीले बालों वाले लड़के का सिर और शरीर दोनों को जला दिया। डायलन बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे जलता हुआ देखता रहा। उसका चेहरा अब ठंडा और खामोश था, जैसे उसके अंदर अब कोई रहम बचा ही नहीं था। वो लड़का डर के मारे चीख उठा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीख थम गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोनों भाई ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर दहशत थी। वो हिल तक नहीं पाए। जब वो लड़का मर गया तो डायलन ने उसका बेजान शरीर जमीन पर गिरने दिया। अचानक उसे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसी पल उसने अपनी मैजिक शील्ड सक्रिय कर दी और ठीक समय पर की, क्योंकि अगले ही पल कई तेज धातु की प्लेटें उसकी तरफ उड़ी, जो अगर शील्ड न होती तो उसके शरीर के टुकड़े कर देती। वो तुरंत पीछे मुड़ा। झाड़ियों के बीच दो आदमी खड़े थे, डर से जमे हुए। गुलाबी बालों वाले ने कांपते हुए कहा, भाई तू चूक गया क्या? लेकिन नीले बालों वाला बोला, नहीं, मैंने साफ निशाना लगाया था। फिर वो चीखा, यह बंदा नया नहीं है, भागो यहां से। डायलन हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारी स्किल्स और टीम वर्क दोनों ही बहुत कमजोर हैं, फिर भी मुझ पर हमला करने चले आए। इतना कहकर उसने मैजिक मिसाइल को उन पर छोड़ दिया और जो सीधा दौड़ते हुए नीले बालों वाले पर लगा मिसाइल उसके सीने में लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका भाई गुलाबी बालों वाला चीख उठा, नहीं। फिर उसने तलवार और ढाल उठाई और गुस्से से डायलन की तरफ देखा। उसे लगा, डायलन चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो हमेशा अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ा, पूरी ताकत से, पर उसी वक्त डायलन ने अपने होठों से कुछ फुसफुसाया, क्लर्ड डेथ। जैसे ही उसने ये कहा, हवा में रंग बिरंगी किरणें चमक उठी, सीधा गुलाबी बालों वाले की ओर बढ़ी। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। अचानक उसकी आंखों से खून की धारें बहने लगी। वो घुटनों पर गिर गया। डायलन का जादू अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ ही पल में गुलाबी बालों वाला लड़का गिर पड़ा।
डायलन ने बिना कुछ कहे एक झटके में उसका सिर काट दिया। वो लोग उसका सिर लेना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी जान देकर कीमत चुकाई थी। डायलन ने देखा, अभी एक बचा था। नीले बालों वाला लड़का बुरी तरह घायल होकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो झाड़ियों में घुसा, पर जब पीछे मुड़ा तो देखा डायलन वहीं खड़ा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, वो रोते हुए गिड़गिड़ाया। डायलन शांत स्वर में बोला, मैं इतना नरम नहीं हूं कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की उसे छोड़ दूं। उसने हाथ उठाया और जादुई प्रोजेक्टाइल छोड़े। 3 नीली रोशनी की रेखाएं हवा को चीरती हुई उसके शरीर में जा घुसी। लड़का चीखता रहा और फिर सब शांत हो गया। जमीन पर बस धुआं और जली हुई मिट्टी की गंध बची थी। डायलन ने चारों ओर देखा। पेड़ आधे जल चुके थे और उसके स्पेल के निशान अब भी हवा में तैर रहे थे। उसी वक्त उसे 2 एजेंट अपनी ओर आते दिखे। उन्होंने ये सीन देखा और दंग रह गए। यहां क्या हुआ? उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा। डायलन ने बस अपने पैरों के पास पड़े शवों की ओर देखा और बोला, जो हुआ वो बताने लायक नहीं, लेकिन मैं समझा दूंगा। उसने पूरा हाल सुनाया, कैसे तीनों ने उस पर हमला किया और उसने सेल्फ डिफेंस में उन्हें मारा। एजेंटों ने सिर हिलाया। वीडियो फुटेज देखकर तय करेंगे, पर लगता है यह सेल्फ डिफेंस है। फिर उन्होंने कहा, हमें शव हटाने होंगे, तुम भी साथ चलो। डायलन ने सहमति दी, लेकिन मन ही मन खींचा हुआ था। इन बेवकूफों की वजह से मेरा आज का काम अधूरा रह गया, पैसे भी गए। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, एक भारी अजीब जादू की लहर। वो मुड़ा और पूछा, क्या तुम लोग भी इसे महसूस कर रहे हो? एजेंटों ने सिर हिलाया। नहीं, हमें कुछ नहीं लग रहा। डायलन ने झाड़ियों की ओर इशारा किया, जहां 2 चमकती नीली आंखें उसे देख रही थीं। वो बोला, वहां से बहुत गहरी मैजिकल वेव आ रही है। एजेंट ने कहा, शायद तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, मैं जाकर देखता हूं। डायलन चिल्लाया, रुको, वहां मत जाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक झाड़ियों में से एक विशाल दांतेदार दांतों वाला भेड़िया निकला। गर्जन करता हुआ एजेंट पर झपटा। डायलन तुरंत हरकत में आया। उसने शील्ड बना दी, जिससे एजेंट बच गया। अब भागो, डायलन ने चिल्लाया। फिर उसने फिंगर टिप फायरवर्क्स और फ्लेमिंग हैंड्स एक के बाद एक छोड़े। भेड़िया आग से बच गया। वो बहुत तेज था और उसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठा। डायलन समझ गया, ये वही है, इस इलाके का वुल्फ लॉर्ड। थोड़ी ही देर में उसकी दहाड़ के जवाब में दर्जनों भेड़िए झाड़ियों से निकल आए। एजेंट डर के मारे पीछे हटे। डायलन ने चिल्लाकर कहा, ट्रक में जाओ, वो बख्तरबंद है, निकल जाओ यहां से। लेकिन एक एजेंट बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। डायलन गरजा, अगर तुम यहां रहे तो मर जाओगे, निकलो अभी। फिर भी एक एजेंट वहीं रुका। उसने मुट्ठियां भींची और बोला, बाकी लोग जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। एक भेड़िया उस पर झपटा, पर उसने सीधा उसके जबड़े पर मुक्का मारा, इतना जोरदार कि भेड़िए का सिर फट गया। वो मुस्कुराया, शायद मुझे कवच की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी बाकी भेड़िए उसकी ओर दौड़ पड़े और उसका चेहरा बदल गया। अब वो उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पा रहा था। फिर उन मॉन्स्टर्स ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे मारने ही वाले थे। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर द्वारा छोड़े गए मैजिकल प्रोजेक्टाइल्स मॉन्स्टर के शरीर में जा घुसे। एक एजेंट भागकर अपने घायल साथी के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे कार में खींच लिया। वो मेन कैरेक्टर से बोलता है, हम मदद लेकर वापस आएंगे, और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। डायलन मुस्कुराया। उसे लगा कि आखिर उसने उन एजेंट्स को भगा दिया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी सांस अटक गई। एक बहुत बड़ा भेड़िया उसकी ओर उड़ रहा था। उसके पंजों से मैजिकल ओरा निकल रही थी। भेड़िया जोर से वार करता है और जमीन कांप उठती है। डायलन किसी तरह उसकी पीठ के पीछे भाग गया। उसे पता था, यह गेम वाला पैटर्न है। भेड़िया पहले उछलता है, फिर पंजे से वार करता है और फिर पूंछ से अटैक करता है। उसने सोचा, अगर मैं इस अटैक से बच गया तो बाकी छोटे भेड़िए जरूर मुझ पर टूट पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। 3 छोटे भेड़िए एक साथ उस पर झपट पड़े,
लेकिन उनका वार खाली जमीन पर पड़ा। डायलन किसी तरह ऊपर कूद गया। फिर उसने देखा बड़े भेड़िए के शरीर से बिजली चमक रही थी। भेड़िया जोर से गरजा, आसमान में बिजली कौंधी और सीधी जमीन पर गिरी। जब धुआं छंटा, बाकी मॉन्स्टर्स ने देखा जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन चुका था। तभी और मैजिकल प्रोजेक्टाइल्स उनकी तरफ उड़ते हुए आए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले उनके शरीर लेजर से छलनी हो चुके थे। डायलन ने अब अपने प्रोजेक्टाइल्स को मेन भेड़िए की तरफ फेंका, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। डायलन हंसा और बोला, जैसे गेम में, इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बाद ये हिल नहीं पाएगा। उसने अपनी उंगली उठाई, एक और मंत्र लिखा। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। उसने 1000 मैजिकल प्रोजेक्टिल्स बुलाए और उन्हें भेड़िए पर निशाना बनाया। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों पर आतिशबाजी वाला मंत्र एक्टिवेट किया। आग से भरे हाथ बने और उसने वो जादू सीधे भेड़िए पर छोड़ दिया। भेड़िया डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। कुछ देर बाद वर्कर्स उस जगह पहुंचे और कंफर्म किया कि भेड़ियों का लीडर सच में मर चुका है। ट्रक में लगे ब्लैक बॉक्स की वजह से अथॉरिटीज ने तीनों अपराधियों की पहचान कर ली। हालांकि डायलन जानता था शायद और लोग भी हैं जो दूसरे अवेकेंड से चीजें चुराते हैं। इसलिए उसने सोचा, अब सिर्फ आर्मर और वेपन्स पर भरोसा करना बेवकूफी है। मुझे एक साथी चाहिए। डायलन ने तय किया कि वो एक छोटा ड्रोन बनाएगा। वो अब मैकेनिक्स में लेवल 5 पर पहुंच चुका था और अपने आर्मर्ड ट्रक में वापस उसी इलाके में आया। वो एक्साइटेड था। इंटरनेट से मंगाए गए सारे पार्ट्स आ चुके थे। उसने सोचा, अगर मैं मेटल से ढका डायमेंशन स्टोन इस्तेमाल करूं तो एक बढ़िया ड्रोन बन सकता है। वो चीज सच में वैसी ही दिख रही थी जैसी उसने गेम्स में देखी थी और वो बहुत खुश था। सिस्टम ने बताया, डिवाइस 75% तैयार है और थोड़ी देर बाद ड्रोन पूरी तरह रेडी है। डायलन ने उसे हाथों में लिया। उससे निकलती तेज रोशनी ने आसपास के मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर लिया। कुछ गॉब्लिन्स उसकी तरफ बढ़े। डायलन मुस्कुराया। चलो, अब अपने नए इन्वेंशन को टेस्ट करते हैं। उसने अपने 2 ड्रोन्स भेजे। वो तेजी से गॉब्लिन्स की तरफ बढ़े, उनके सिर पर निशाना साधा और लेजर दाग दिए। गॉब्लिन्स भाग ही नहीं पाए। डायलन ने कहा, अब तो ये ट्राइबल लोग भी इनकी बॉडीज को पहचान नहीं पाएंगे। उसने तय किया कि अब उसे अपनी मैकेनिक स्किल्स और बढ़ानी होंगी, क्योंकि गोलेम बनाने के लिए उसे कम से कम लेवल 11 तक पहुंचना होगा। इसी बीच डायलन और उन तीनों लड़कों की फाइट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग शॉक में थे। कुछ उसकी ताकत की तारीफ कर रहे थे, कुछ डर गए थे। वो वीडियो एक बैंगनी बालों वाली लड़की ने पोस्ट किया था और जैसे जैसे व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। डायलन अब मशहूर हो जाएगा और मुझे भी सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, उसने कहा। सबकी विन विन सिचुएशन थी। कुछ समय बाद यह खबर और गिल्ड्स तक पहुंची। चार्ली ने लिज को वो वीडियो दिखाया। पहले तो लिज को यकीन नहीं हुआ, फिर वो हैरान रह गई। क्या ये वही डायलन है? चार्ली ने कहा। हां, लेकिन यकीन नहीं होता। एक नॉबी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लिज ने गुस्से में कहा। इसने 3 अवेकेंड और एक वुल्फ बॉस को मार गिराया। अगर ये और मजबूत हुआ तो इसकी कीमत 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगी। न वो चार्ली की टाई पकड़कर बोली, बैठे बैठे टाइम खराब मत करो, हमें तुरंत उससे मिलना होगा। उसी तरह दूसरे गिल्ड्स ने भी फैसला किया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब सीधा उस आदमी से मिलते हैं।